नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द एंड शो में। और हम सब ये देख रहे हैं कि हमारे सामने कितनी तेजी से गोल्ड और सिल्वर ने अपने टारगेट अचीव किए, जो हम लोगों ने अपने शो में डिस्कस किए थे। सिल्वर $100 के पार और गोल्ड $5,000 इंटरनेशनल प्राइसेस में आ चुके हैं। तो अब ये बहुत लाजमी हो जाता है कि हम दोबारा से रितेश जी के पास जाएं और इस चीज को समझें कि यार ये हो क्या रहा है, ग्लोबल पिक्चर में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, दावोस में क्या हुआ, जापान में क्या हो रहा है, आरबीआई क्या कर रहा है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें इस वक्त समझने की जरूरत है। तो मेरी रिक्वेस्ट पे रितेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रितेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया। रितेश जी एक बहुत बड़ा फंड मैनेज करते हैं ग्लोबल मार्केट का, कनाडा में रहते हैं, पाइन ट्री चलाते हैं। तो स्पेशल रिक्वेस्ट हमारी इनसे रहती है, एक तरीके से अनसेट प्रॉमिस है कि जब भी एक सेटल लेवल ब्रीच करेगा कोई भी एसेट क्लास, तो हम लोग रितेश जी से फिर समझने की कोशिश करेंगे। तो रितेश सर, हम लोग को बहुत सारी चीजें समझनी, लेकिन शुरुआत हम गोल्ड सिल्वर से करेंगे, क्योंकि लोग ट्विटर पे लिख रहे हैं मेरे को, रितेश सर को लेके आओ। अब ये हो गया $100 चांदी और $5,000 गोल्ड। गोल्डमैन सैक्स ने कहा पहले 5, अब कह रहे हैं 5480। तो दे आर इंक्रीजिंग द टारगेट। सो अब क्या आउटलुक बन रहा है गोल्ड और सिल्वर? देखिए, पहली बात तो वो ग्लोबल मर्चेंट बैंकर्स को सुनने का नहीं हमें, क्योंकि वो लोग तो दे आर पाइट पाइपर कि जिस तरफ हवा जा रही है रुख होता है, उस तरफ ही वो अपना रुख मोड़ देते हैं। क्या हो रहा है, देखिए, गोल्ड और सिल्वर में एक नया लेवल आ गया है, और एक्चुअली सिर्फ गोल्ड सिल्वर नहीं, S&P 500 में भी आने वाला है। और मैं इन सब चीजों में जाता हूँ एक होल नंबर पे। कोई भी चीज एक $100 के करीब आ जाए, $5,000 के करीब आ जाए, 7,000 ऑन S&P आ जाए, तो ये एक ऐसा लेवल होता है कि इस लेवल पे आपको एसेस करना पड़ता है कि यहाँ पर इट बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, कि ये लेवल रेजिस्टेंस रहेगा या ये लेवल सपोर्ट बन जाएगा। ये मैं टेक्निकल टर्म में जा रहा हूँ और मेरी टेक्निकल की नॉलेज जीरो है। ये सब चीजें मैंने सीखी हैं रेमिनिसेंस ऑफ अ स्टॉक मार्केट ऑपरेटर जैसे लिवरमोर, द बिगेस्ट स्पेकुलेटर ऑफ ऑल टाइम। अब उनकी बुक्स पढ़ेंगे तो उसका बहुत अच्छी क्लैरिटी आ जाएगी। तो मैंने बहुत समय से ऑब्जर्व करना चालू करा था, ये आज की बात नहीं है, कि कोई भी चीज एक होल नंबर के पास जाती है ना, तो वो होल नंबर के पास कैसे रिएक्ट करती है। जैसे आप देखे होंगे 4 महीने से S&P 500 7,000 ब्रेक ही नहीं कर पा रहा है। 4 महीने हो गए आज इसको। जबकि यहाँ आपने देखा आपके सामने गोल्ड सिल्वर पहली बार हिट हुआ। गोल्ड आपको याद है 4,000 पे एक बार आया था, शायद महीना 2 महीना रहा, इट जस्ट कुडंट ब्रेक। ओके, आज आपके सामने 4 और 5 की जो जर्नी है बहुत फास्ट हो गई, बट 5 ब्रेक नहीं हुआ। ऑब्वियसली नाउ संडे इवनिंग में हो जाएगा 5,000 ब्रेक। हाउ इट रिएक्ट्स ओवर देयर, या फिर $100 ऑन गोल्ड और सिल्वर, हाउ इट रिएक्ट्स ओवर देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट टर्म। देखिए, लॉन्ग टर्म व्यू कोई चेंज नहीं हुई है, इट इज अबाउट शॉर्ट टर्म। ना मुझे थोड़ा कंसर्न आ रहा है सिल्वर पे कंपेयर टू गोल्ड। एक तो गोल्ड सिल्वर रेशियो अपनी 1:2 हो गई है, जो 2% की हमने बात करी थी। एग्जैक्टली 5,000, और मतलब क्या लेवल है कि $5,000 गोल्ड और $100 सिल्वर, तो 2% का लेवल आपका अचीव हो गया। ये वो लेवल होता है कि उन लेवल पे ना मार्केट में ना रिएक्शन आना चालू होता है। फिर मार्केट से हाँ यार, सिल्वर का जो रीबैलेंसिंग होना था एक लेवल का, वो एक रीबैलेंसिंग हो गया सिल्वर का। अभी जो भी लोग गोल्ड सिल्वर रेशियो देखते हैं, देयर आर लॉट ऑफ क्वांट फंड्स ग्लोबली जो इस समय दे विल ट्राई टू रीबैलेंस आउट ऑफ सिल्वर इनटू गोल्ड। इट विल हैपन। सो यू विल फाइंड, आपको पता चलेगा कि एक लेवल आ रहा है अभी, इस लेवल पे हाउ बोथ दीज थिंग्स रिएक्ट will tell you whether the 2% will become a base and we go to 3%, मतलब सिल्वर continues to outperform, और सिल्वर इस बार शायद 2% के ऊपर ब्रीच ही ना कर पाए, इट इज नॉट रेडी फॉर मूविंग अबव 2%। सो दिस इज सिंपलेस्ट वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स, कि ये तो आपको अगले कुछ दिनों में पता चल जाएगा। बट मुझे ना थोड़ा सिल्वर पे कंसर्न आ रहा है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई ऑन फ्राइडे इवनिंग। ओके, मेरा फ्राइडे आफ्टरनून सिल्वर की रैली 15 अक्टूबर के आसपास इज व्हेन इट गॉट अ वेरी बिग लेग अप, जब $45-48 सिल्वर था और 3 महीने में ये 100 हो गया। क्या हुआ था अराउंड अक्टूबर के फर्स्ट सेकंड वीक में, जापान में नई प्राइम मिनिस्टर आई थी। जो नई प्राइम मिनिस्टर है, उनके आने के बाद उन्होंने फिर वही चीज बोला कि चलो फिस्कल पॉलिसी रखते हैं, इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे। मतलब बैंक ऑफ जापान ऑल्सो वेटेड कि अरे नए प्राइम मिनिस्टर आएंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है। और आपको पता है वो कैरी ट्रेड तो एक बहुत बड़ी चीज होती है ना लाइफ के अंदर।
यस। उसके बाद जापानीज येन कंटिन्यू टू डेप्रिशिएट क्योंकि बॉन्ड यील्ड्स कंटिन्यू टू गो अप। काफी लोग बोल रहे हैं कि यार कैरी ट्रेड अनवाइंड होगा। कैरी ट्रेड अनवाइंड के लिए येन में एप्रिसिएशन आनी चाहिए ताकि पैसा बॉन्ड में वापस चला जाए। बट happened over the last 3 months, JPY continue to depreciate। आपने देखा होगा JPY depreciate हुआ, तो ये पैसा कहाँ गया? कैरी ट्रेड मतलब बड़ा होता चला गया ना। मैं मानता हूँ इसमें से काफी पैसा सिल्वर पे गया है। पहले पैसा नैस्डैक में जाता था, अब ये पैसा सिल्वर पॉसिबली गोल्ड में भी जाता है, बट गोल्ड में टू लेस एक्सटेंट, बिकॉज गोल्ड वॉलेटाइल नहीं है ना। जापानीज को वॉलेटाइल चीजों में आदत है, जहां पर ना बहुत जल्दी रिटर्न बन जाए, तो दे आर यूज्ड टू, बिकॉज उनकी करेंसी खुद इतनी वॉलेटाइल है। तो ये पैसा काफी जापान में गया। जापान का पैसा आई थिंक थोड़ा कैरी ट्रेड क्रिएट हुआ है सिल्वर में। फ्राइडे आफ्टरनून को बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज हुई जब यूएस ट्रेजरी ने ओपनली बैंकों से कोट मांगा डॉलर जेपीवाई का। राइट। ये कभी नहीं हुआ है कि वो ओपनली करें, मतलब ओपनली वो बाजार को बताना चाह रहे थे कि हम यहाँ पर कुछ करना चाहते हैं। अगर इस लेवल पे अगर इंटरवेंशन आई कि बोथ जापान एंड यूएस सेज नहीं यार जेपीवाई इसके बियॉन्ड डेप्रिशिएट नहीं होना चाहिए, ओके हम खड़े हैं, जैसे मॉरल होता है ना, अगर आरबीआई पीछे बोलेंगे मैं खड़ा हूं 90 के ऊपर नहीं जाने दूंगा, तो 4 दिन तो नहीं जाएगा, ये बात तो पक्की है, करेक्ट? राइट। और ये कभी ओपनली यूएस ट्रेजरी आस्किंग अ कोट ऑफ डॉलर जेपीवाई मैंने तो लाइफ में कभी नहीं सुना। बैंक ऑफ जापान, देखो आरबीआई मांगेगा डॉलर रुपी का रेट, बैंक ऑफ जापान मांगेगा डॉलर जेपीवाई का रेट। यूएस ट्रेजरी आस्किंग फ्रॉम न्यूयॉर्क बैंकर्स गिव अस द रेट। उसी समय 2.5 येन टूट गया, 2.5 येन एप्रिशिएट हो गया उसी समय। तो अगर ये एक लेवल आ चुका है कि जिस लेवल पे दे आर वेरी अनकंफर्टेबल विद येन डेप्रिशिएटिंग, तो ये मान के चलिए कि सिल्वर की रैली में कहीं आसपास कहीं एक 20, 15, 20, 25% का करेक्शन आ सकता है। व्हाट शॉर्ट शार्प करेक्शन आ सकता है, राइट। अगर ये येन की डेप्रिसिएशन कंटिन्यू रही, क्योंकि 8 फरवरी के आसपास शायद बैंक ऑफ जापान की मीटिंग भी है और फिर उनका स्नैप इलेक्शन भी है, कुछ भी गलत हो सकता है एक्चुअली, ओके। तो मैं ये मानता हूं कि थोड़ा ना कॉशन का टाइम आ गया है। कॉशन ओवरबॉट है वगैरह, वो दैट्स अ सेपरेट थिंग ऑल टुगेदर। मुझे चार्ट समझ में नहीं आते, मैं तो सिर्फ ये कि पैसा कहां से कहां मूव कर रहा था मैं तो वो देख रहा था। तो एक लेवल आ गया है कि जिस लेवल पे अगर इन्होंने इंटरवीन कर दिया कि यार इस लेवल के ऊपर जेपीवाई नहीं जाएगा, तो आप मान के चलिए कि आपका सिल्वर चाहे 100 नहीं तो 10, 120 का वैसे भी मेरा टारगेट था, उस 10-20 पे कैप हो जाएगा फॉर द टाइम भी, बट एक अच्छी करेक्शन आ जाएगी उसके बाद। जो चीज बढ़ नहीं पाती है ना पैराबोलिक में, एक लेवल के बियॉन्ड जो चीज बढ़ नहीं पाती है ना, तो देन यू नीड मोर अमाउंट ऑफ मनी फॉर इट टू गो अप। You need more depreciation of डॉलर जेपीवाई for it to go up। और अगर वो डेप्रिसिएशन नहीं आई तो अपने आप वो भाड़ से गिर जाती है चीज, भाड़ से गिर जाती है। तो भाड़ से ना ये अपने आप एक चीज गिर सकती है इन द शॉर्ट टर्म। सो यू शुड बी रेडी कि यहाँ से यहाँ नहीं तो थोड़ा ऊपर से 20-25-30% की करेक्शन आ सकती है, और आनी चाहिए, मैं मानता हूँ। हेल्दी रहना जरूरी है, क्योंकि जो लोग लीवरेज पर हैं they should always get out of this thing। Leverage is not good for a healthy bull market। उनका कन्विक्शन खत्म हो जाएगा ना, हमेशा ऐसा ही होता है। गोल्ड में कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज हो रही है, यस मैं करेक्शन मान सकता हूं, बट जो मेरे सुनने में आया है कि एक बहुत बड़ा गोल्ड का ऑफर आया था फ्रॉम वन ऑफ द नेशंस व्हिच इज गोल्ड माइनर। बहुत बड़ा ऑफर कि यार हम इतना बड़ा गोल्ड बेचना चाहते हैं। मेरे सुनने में आया है 40 से 50 सेंट्रल बैंकर्स, गवर्नमेंट या सोवरेन वेल्थ फंड ने उसमें बिड करा। 50 बिड आई थी शायद उनको। ये बिड आई थी उनको 10 से 20% अबव द स्पॉट प्राइस। ओके। पिछले 2-3 महीने में हुआ ऐसा कुछ। तो ये सोच के चलिए कि कभी भी अब एक बड़ी चीज, आपने कभी QIP वगैरह बहुत बड़ी चीज देखी होगी ना, बहुत बड़ा अगर बाजार में सप्लाई आती है तो हमेशा डिस्काउंट पे जाती है। राइट। डिस्काउंट पे अगर आप एक बहुत बड़ा ऑफर बाजार में दे दोगे तो डिस्काउंट पे जाना चाहिए। डिस्काउंट पे जाना चाहिए। तो ये चीज डिस्काउंट पे नहीं गई। ये चीज में जो प्रीमियम गई कि नहीं, ये मुझे नहीं पता, मैं नहीं बता सकता आपको।
हाँ, ये 10 से 20% अबव स्पॉट प्राइस आया है, क्योंकि बड़ा क्वांटम था। हम्म, मतलब मैंने कभी ये चीज लाइफ में कभी देखी नहीं है कि एक चीज जैसे 3 की $5,000 हो गई है, और उस लेवल पे एक 5,000 पे तो नहीं आया होगा, पिछले 1 महीने 2 महीने में आया है 10 से 20% अबव द स्पॉट प्राइस। मैंने सुना इंडिया ने भी बीट करा था। ओह, हाँ, मैंने सुना है ये चीज, बट मैं कंफर्म नहीं कर सकता हूँ ये सब चीजें, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं कि हेयरसे से भी होता है, लेकिन राइट, मुझे काफी अच्छे पता चला ये चीज। तो गोल्ड सेंट्रल बैंक का एसेट बन चुका है। पोलैंड अगर बोले कि मुझे 250 टन बढ़ाना है, सोचो पब्लिक डोमेन में आकर अगर पोलैंड बोल रहा है मुझे 250 टन बढ़ाना है, सोचो इटली बोल रहा है कि यार मेरा गोल्ड यूरो जोन से लड़ रहा है कि मेरा गोल्ड दो, मैं यूरो में नहीं रखना चाहता हूँ। कल टेलीग्राफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट सी न्यूज आई है, जर्मन आर सेइंग कि यार हमारा गोल्ड कुछ 1200 टन यूएस में पड़ा है, वापस क्यों नहीं ले लेते। मैंने सुना इंडियन सेंट्रल बैंकर का 2/3 गोल्ड आ चुका है इंडिया में, यस, 1/3 नहीं है, 1/3 आने में टाइम लग रहा है। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे ना, तो सिल्वर बहुत इमोशनल मेटल है। जैसे 2% का लेवल भी आ गया, जेपीवाई में एप्रिसिएशन हो सकती है इंस्टेड ऑफ डेप्रिसिएशन। सो आई बी वेरी मोर कंसर्न्ड अबाउट सिल्वर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एंड आई वांट दैट हेल्दी करेक्शन टू कम। गोल्ड शुड विल आल्सो करेक्ट, देयर इज नो डाउट इन माय माइंड। बट आज के डेट में आप मुझसे पूछेंगे ना, तो गोल्ड एंड सिल्वर माइनर्स के प्रॉफिट जो लास्ट क्वार्टर आएंगे, इट विल बी माइंड बॉगलिंग, वाओ, सिंपली माइंड बॉगलिंग। मतलब आपने ऐसे नंबर कभी नहीं देखे होंगे। क्यों? क्योंकि हर एक पिछली साइकिल में ना गोल्ड और सिल्वर माइनर ना, जब भी भाव ऊपर जाता था ना गोल्ड और सिल्वर का, केपेक्स कर लेते थे, फालतू का एमएनए कर लेते थे, और 25-30% ऑफ द कॉस्ट, देयर कॉस्ट, इनपुट कॉस्ट इज एनर्जी कॉस्ट। ना तो इस बार उन्होंने एमएनए कराया, ना उन्होंने केपेक्स कराया। ओके, ऑयल अगर जो 25% अगर उनकी कॉस्ट है, इनपुट कॉस्ट, अगर उसका भाव ही ऊपर नहीं गया, वरना पिछली हर साइकिल में ऑयल ऊपर जाता था ना, ऑयल ऊपर नहीं गया। ऑन टॉप ऑफ दैट थिंग सम कंपनीज आर बाइंग बैक स्टॉक्स। सो अगर मुझे इस समय कहीं कन्विक्शन है फॉर द टाइम बीइंग, व्हेन यू प्ले आउट गोल्ड एंड सिल्वर करेक्शन, टाइम और प्राइस करेक्शन, at this point of time I'm more confident about gold and silver miners. ओके, So this is the short term view. Long term view, nothing has changed. In fact, the conviction keeps on going up. Every day I hear President Trump, last time Greenland की बात नहीं थी, last time हमने वेनेजुएला से टच करा था, हो सकता है वेनेजुएला हो गया आपके सामने। दावोस में जो हुआ वो बहुत इंटरेस्टिंग से था, जो प्राइम मिनिस्टर कार्नी ने बोला, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने बोला। सो आपके सामने वर्ल्ड रप्चर हो रहा है, क्लियरली रप्चर हो रहा है, एंड इफ दे आर डूइंग इट डेलिबरेटली कि यार सबके सब निकल जाओ डॉलर से गोल्ड में जाओ, तो बात दूसरी है, इफ दे नो व्हाट इज द एंड गेम काइंड ऑफ थिंग। बट ये बात क्लियरली है कि एवरी डे इट्स अ नेल इन द कॉफिन फॉर डॉलर हेजेमनी, एवरी डे इट्स अ नेल इन द कॉफिन। अब आप सोचो, अगर आपका बजट है, ओके, आपका ट्रेड डेफिसिट हैज गॉन अप ऑल बिकॉज ऑफ गोल्ड इंपोर्ट। मैंने लास्ट ईयर के नंबर कुछ स्टडी करे थे, अगर आपको गोल्ड इंपोर्ट नहीं होता था ना, तो एफआई का आउटफ्लो वुड नॉट हैव लेड टू योर करंट अकाउंट डेफिसिट। गोल्ड इंपोर्ट था। अगर आपको लगता है, जैसे काफी लोगों को इंडिया में लगता था कि गोल्ड इज अ यूजलेस एसेट, लगा दो ना 10% कस्टम ड्यूटी, फिर से लगा दो 10% कस्टम। अगर आपको 10-15% सो ये बहुत इनकोहेरेंट सी चीज है। ऑन वन हैंड आई एम सीइंग दैट सेंट्रल बैंकर्स आर बाइंग गोल्ड, ऑन द अदर हैंड आई एम स्टिल हियरिंग पीपल कि यार रुपी नीचे जा रहा है तो चलो कस्टम ड्यूटी बढ़ा देते हैं गोल्ड सिल्वर की। मैंने कहा भाई ये दोनों चीजें तो कोहेरेंट ही नहीं है ना, जो तुम एग्जांपल दे रहे हो। राइट। तो शॉर्ट टर्म हटा दो, लॉन्ग टर्म की व्यू सेम है हमारी गोल्ड सिल्वर की, नथिंग हैज चेंज, कन्विक्शन हैज ओनली गॉन अप। बट मार्केट always reward those people who have conviction. that is always been the, आपको आपकी खुद की कन्विक्शन होनी चाहिए, मेरे बोलने से कोई कन्विक्शन नहीं आ सकती किसी को। एब्सोल्युटली सर, आई 100% एग्री विद यू कि ये गोल्ड सिल्वर की या कमोडिटी को अंडरस्टैंडिंग जिसकी है पैसा वही बनाएगा, और शॉर्ट टर्म में देखोगे तो आपको बहुत चीजें समझ में नहीं आएंगी। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर कि अभी क्या हो रहा है
और आगे का क्या आउटलुक है इसका। अब जो मैं एक पहले इससे पहले कि हम लोग यूरोप और यूएस की तरफ जाएं, मुझे थोड़ा सा जापान समझना है। जापान में जो मोटी मोटी हेडलाइंस हम लोग सुनते हैं वो क्या है कि वहां का सेंट्रल बैंक रेट हाइक करना चाहता है। अब नेक्स्ट हाइक शायद जुलाई में वो एक्सपेक्टेड है कि वहां पे बढ़ेगी। दूसरी तरफ उनकी जो प्राइम मिनिस्टर है, उनकी जो गवर्नमेंट है, वो स्टिमुलस डालना चाहती है। करेंसी बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं दिखा रही है डिस्पाइट की रेट हाइक हो रहे हैं। अब इन सारी चीजों को मुझे जोड़ के बताइए जापान में हो क्या रहा है। देखिए, जापान में ना सिंपली कैरी ट्रेड जिसे बोलते हैं, वो कैरी ट्रेड क्यों था, मैं आपको पहले जापान की ना स्टोरी बताता हूँ। जब मैंने अपना करियर चालू करा था ना, पहले 15 साल तक JGBs, Japanese government bond, were known as widowmaker trade. Widowmaker trade. Why widowmaker trade was, क्योंकि ना बॉन्ड यील्ड्स इतनी लो थी, क्या बोलते थे, आप उसकी शॉर्ट करते थे ग्लोबल ट्रेडर्स, क्या शॉर्ट करेंगे तो बॉन्ड यील्ड्स ऊपर जाएंगी, है इतना नीचे थोड़ी होती है किसी कंट्री की बॉन्ड यील्ड। वो 3% वाली 2 चली गई, 2 वाली 1 चली गई, 1 वाली 0.1 चली गई, 0 चली गई, नेगेटिव चली गई, कितने लोग, कितने ट्रेडर्स के करियर बर्बाद हो गए। राइट। लेकिन आप ये भी चीज सोचो, एक कंट्री जो सरप्लस वाली कंट्री है, अगर उसकी बॉन्ड यील्ड्स इतने नीचे चली जाती हैं तो बोलते हैं, और उनको अपने पेंशन फंड वगैरह सब में रिटर्न देना है, तो दे गो इन सर्च ऑफ यील्ड टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आपके पास तो कैपिटल है, आप अपनी बॉन्ड यील्ड आप अपनी कंट्री में नहीं डाल रहे हो, आप ऑस्ट्रेलियन बॉन्ड खरीदते हो जिसकी यील्ड आपसे 300 बेसिस पॉइंट ज्यादा है, आप कैनेडियन बॉन्ड खरीदते हो, आप यूएस बॉन्ड खरीदते हो। ओके, तो जब भी बॉन्ड यील्ड्स ऊपर जाती थी ना जापान की, तो कैरी ट्रेड रिवर्स होना चालू हो जाता था। अरे बॉन्ड यील्ड ऊपर जा रही है, चलो वापस घर में इन्वेस्ट करेंगे। ये पहली बार है, लोग साल भर से बोल रहे हैं उसकी बॉन्ड यील्ड ऊपर जा रही है, लेकिन कैरी ट्रेड रिवर्स नहीं हो रहा। So there is something different happening this time. कि carry trade reversal has nothing to do with bond yields going up. They themselves are not confident about their own market. कि आज उनका 30-year bond yield 1999 में उनका 30-year bond yield 3.9% था। आज 2025 में after 26 years their 30-year bond yield is at 3.9%. अभी तक तो carry trade decimate हो जाना चाहिए था कि they should have sold rest of the world asset and just invested back in their own JGBs. जब तक ये नहीं होगा, जब तक आपका कैरी ट्रेड रिवर्स नहीं हो सकता है। अब तो वो लोग क्या करने लगे हैं, पिछले 4 महीने में उन्होंने यही येन के बदले उन्होंने पहले वो यूएस नास्डैक खरीदते थे येन शॉर्ट करके, अब वो येन शॉर्ट करके सिल्वर खरीदने लगे हैं पिछले 3 महीने से। इसलिए मैंने आपको सिल्वर से भी कनेक्ट करा JPY को। द होल फल्क्रम ओवर हियर इज JPY। अगर JPY आज एप्रिशिएट हो गया तो आपकी सिल्वर में सेलिंग आ जाएगी, जैसे पहले यूएस नास्डैक में आ जाती थी, या उससे पहले यूएस बॉन्ड्स में आ जाती थी। क्योंकि सिंपल है, वो यूएस बॉन्ड्स बेचते थे, अपने बॉन्ड खरीद लेते थे, तो वहां के बॉन्ड बिके, जापानीज बॉन्ड में बाइंग आ गई। फिर एक बार येन कैरी ट्रेड और रिवर्सल हुआ बिकॉज ऑफ सम रीजन, उन्होंने नास्डैक बेचा और अपने बॉन्ड खरीद लिए। फिर अगर येन दोबारा एप्रिशिएट हुआ, अगर अब की बार हुआ, सिल्वर बेचो और वापस अपने बॉन्ड खरीद लिए। तो जब तक आपका येन एप्रिसिएशन ना, जब भी येन एप्रिशिएट होता ना 4-5-6 पॉइंट एक साथ और एप्रिशिएट होता जाता है, तो कुछ ना कुछ दुनिया में टूट जाता है। क्योंकि सबसे ज्यादा सरप्लस अगर वर्ल्ड में कहीं है तो जापान का सरप्लस है इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। राइट। In fact, they have, I think, 15 or 17 trillion dollars of global assets. My God. हाँ, तो वो बेचेंगे तो आपको पता है क्या हो सकता है, राइट? फिर तो yes. इतना बड़ा उनका कैपिटल, क्योंकि that was always a capital surplus country. Actually now चाइना का भी उतना बड़ा है अब, बट जापान का और यूएस का उतना ही नेगेटिव है। तो इसलिए JPY becomes a very very important fulcrum in all the assets which we look at. तो जैसे ही उसने यूएस ट्रेजरी ने रेट मांगा, 2 येन उड़ गए उसी समय, 2 येन एप्रिशिएट हो गया। तो अगर ये येन एप्रिशिएट होता चला गया तो कुछ ना कुछ टूटेगा कहीं।
बट एक Yes. एक लेवल आ गया है कि इस लेवल पे जापानीज शुड स्टार्ट सेलिंग ग्लोबल एसेट्स टू स्टार्ट बाइंग देयर ओन एसेट्स। Hmm. मैं भी 6 महीने से वॉच कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने पैनिक हुआ अभी तक, क्योंकि Hmm. कभी भी येन अप्रिशिएट हुआ नहीं। जिस दिन येन अप्रिशिएट का साइकिल चेंज हो जाएगा ना, उस दिन Hmm. ग्लोबल एसेट्स में डिफ्लेशन चालू हो जाएगा, मतलब क्योंकि पैसा निकलेगा ना भाई, सिंपल है। ग्लोबल Simple. एसेट आपकी 12-15 ट्रिलियन डॉलर की एसेट है, आप उसमें से थोड़ा 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 बेच कर अगर आप जापान में जाओगे, वापस जापानीज बॉन्ड खरीदोगे, तो उन Hmm. सब एसेट्स में सेलिंग आएगी ना। तो आई एम True. ऑल्सो वॉचिंग स्लो क्लोजली कि यार ये होगा क्या, हो सकता है क्या, होना चाहिए, अभी तक हुआ क्यों नहीं। So I'm Hmm. on fence. I keep this thing very, very seriously. What comes out of Japan? The same thing I should be worried about China also now, क्योंकि चाइना की भी इतना सरप्लस है। Hmm. बट चाइना ने अभी तक वो सरप्लस ना इतना बड़ा दुनिया में दिखाया नहीं है कि कहाँ इन्वेस्टेड है। Hmm. और अब मैंने सुना है कि पिछले महीने 2 महीने से मेरे पास जो डेटा आया है, they started investing back that surplus into the Chinese equities. उनकी करेंसी अप्रिशिएट हो रही होगी, आपने देखा होगा, चाइनीज युआन अप्रिशिएट हो गया। Correct. The more Chinese yuan appreciates, the more Chinese will start investing their surplus back in their country. अभी तक चाइनीज एक्सपोर्टर्स क्या करते थे, अपना पैसा डॉलर में रख लेते थे, उनको लगता था उनकी करेंसी डेप्रिशिएट करेगी। सेम है ना, अगर आपको लगेगा आपकी करेंसी 100 रुपया होने वाली है, तो आपका एक्सपोर्टर वो यूएस में ही रखेगा ना अपना पैसा, यार 100 में कन्वर्ट करेंगे। Yes. अगर वो 90 वाली आपकी करेंसी 89, 88, 87, 86 होने लगी, तो वो जो सारा सरप्लस है वो वापस ले आएगा, राइट। चाइना में हो रहा है अभी, चाइना में हो रहा है। चाइना करेंसी स्लोली एप्रिशिएटिंग, लीडिंग टू देयर एक्सपोर्टर्स सेलिंग डॉलर, lying abroad and bringing back that capital and investing in Chinese market. तो सोचो, Chinese. ये जो जापान का सरप्लस पूरी दुनिया में इन्वेस्टेड है, हमें पता है। Hmm. चाइना का सरप्लस इज लाइंग इन यूएस डॉलर। Hmm. अगर चाइना का सरप्लस भी उतना ही बड़ा दुनिया में इन्वेस्टेड होता था, तो सब एसेट्स बेचकर वो लोग चाइना में ले आते थे वापस। ये वरी आपका जापान का है। So Japanese money will come into Japanese bond market. Chinese money will come back into Chinese equities, gold, silver, possibly Chinese real estate. But that will happen because these are the only two countries in the world having the massive amount of surplus to invest anywhere in the world. Correct. So that is the scenario for Japan. अब आते हैं तीसरे पार्ट पे, जो ग्लोबल पिक्चर है मैक्रो के हिसाब से, उसमें लार्जली यूएस, और उसको भी और डीप डाइव करें तो बहुत कुछ दावोस में हुआ। उसमें ट्रम्प से लेके पता नहीं कौन कौन लोग गए और सब ने अपने अपने व्यूज रखे। उस दौरान बहुत कुछ हो रहा था, ग्रीनलैंड हो रहा था, डील हो रही थी, फ्रेमवर्क बन रहा था। एक बहुत ही केओटिक सिचुएशन है, और हमारी पिछली बात के बीच में वेनेजुएला भी हो गया। तो अब ये क्या पिक्चर बन रही है? देखिए, वेनेजुएला तो डुनरो डॉक्ट्रिन वाली बात है। मुनरो डॉक्ट्रिन को ना डुनरो डॉक्ट्रिन कर दिया कि भाई अमेरिका तो हमारा है, कोई आएगा नहीं यहाँ पर। मतलब वो तो ड्रग रूट्स वगैरह तो बेकार की चीज है, वो सब नहीं था, ये हमारा बैकयार्ड है। हम नहीं चाहते कि ईरान की ड्रोन की फैक्ट्री वेनेजुएला में लगे, हम नहीं चाहते चाइना की फैक्ट्री लगे। सो दैट वाज अ स्मॉल थिंग, और वेनेजुएला वाज द लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट। पैसा दिया आपने वहां पर और आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया। द थिंग इज, अब आपके वो सिर पे चढ़ गई चीज, यार मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ दुनिया के अंदर। तो उनके जो डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ है स्टीफन मिलर बोलते हैं, अगर किसी पे किसी का कब्जा नहीं है तो हम कब्जा कर लेंगे। मतलब these are actually the very strong words just coming from Stephen Miller, जो बाद में प्रेसिडेंट ट्रम्प doubled down on that thing. Now what happened in Davos? First two things. एक तो everybody should read Prime Minister Carney's, Canada's Prime Minister Carney's. He was very clear. ठीक है, system is changing यार. We should all take into account the system is changing. 2019 में जब कार्नी बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर थे, उन्होंने सेम स्पीच दी थी। उसमें किसी ने मानी नहीं उनकी बात। अब तो खैर अभी लोगों को दिख रहा है चीज, बिकॉज ही इज एक्सट्रीमली स्मार्ट गाय। तो उन्होंने आर्टिकुलेट कर दिया कि भाई देखो ये है, दुनिया चेंज हो रही है, अभी ऐसा नहीं हो सकता, कब तक लेंगे लोग डॉलर एसेट्स वगैरह। दूसरा, दावोस में काफी लोगों को सुनने में नहीं आया, बट लैरी फिंक, हु वाज द बिगेस्ट ग्लोबलिस्ट, ब्लैक रॉक के अपने चेयरमैन, ही वाज, सो दावोस पहले ग्लोबलिस्ट होता था कि यार दुनिया एक है, ओके, एक की तरीके से रखो, इमिग्रेशन अलाउ करो, यू नो, वो सारी वोक पॉलिसीज जो होती थी, चलो यू नो क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी के पीछे जाते हैं। लैरी फिंक वाज द फर्स्ट वन ऑन दैट थिंग।
Larry Fink is the first one to cut out on all of these things. नहीं भाई, fossil fuel, no immigration, okay, हर कंट्री अपना अपना देखेगी. तो ये सब वर्ल्ड आपके सामने दावोस में आपको पता चल गया. The world is changing now. These are the elites. Whether you like it or not, they run your life. लुटने ने तो कहा भी है कि ग्लोबलाइजेशन वो बिल्कुल सही बोल रहा है कि भाई देखो, जब तक हमें जरूरत थी, हमें मजा आया, हमने कर दिया. अब अपने में घर जाओ, अपने अपने आपस में लड़ लो, हमें कुछ नहीं करना. बट हम अपने बैकयार्ड में किसी को नहीं आने देंगे. सबसे बड़ी बात है. यूरोप इज अ वेरी सिंपल एग्जांपल. अभी यूएस बेसिस है यूरोप में. ओके, यूएस के बेसिस है, जर्मनी वगैरह सब जगह बेसिस है. भाई किसके लिए लड़ रहे हो तुम? रशिया अमेरिका थोड़ी आ सकता है, वो तो यूरोप ही आएगा. तो यूरोपियंस को बोला भाई देख लो ना अपना. मुझे अगर रशिया से खतरा है तो उस खतरे को मैं पूरा उस खतरे को मैं कम कर सकता हूँ ग्रीनलैंड में. क्योंकि रशिया के ना 5-6 बेसिस हैं जहां से अगर कोई ऐसी आप पढ़ सकते हो. वॉल स्ट्रीट जर्नल में बहुत अच्छा आर्टिकल है. ये मेरी खुद की नॉलेज नहीं है, मैं तो सिर्फ 2 and 2 पुट टुगेदर करता हूँ. ग्रीनलैंड इज द फर्स्ट प्लेस वेयर यू कैन डाउन ऑल दीस थिंग्स. एग्जैक्टली. तो आप तो ग्रीनलैंड बोला ये छोटा सा, और उसे ग्रीनलैंड जैसे ही उसने अगर ले लिया या कुछ भी हो गया, यूरोप से अपने बेसिस खाली कर देगा वो. जैसे ही यूरोप से बेसिस खाली करेगा, यूरोप का फिस्कल डेफिसिट विल गो थ्रू द रूफ. क्योंकि यूरोप ने 20 साल पहले से क्या करा, या कनाडा ने क्या करा. कनाडा ने वेलफेयर सोसाइटी चलाई, यूरोप ने वेलफेयर सोसाइटी चलाई कि यार हमारा डिफेंस तो अमेरिका देख लेगा, हमें क्या जरूरत है कुछ करने की, हम तो कॉलोनियल पावर है, हमें क्या जरूरत है. काश इंडिया भी ऐसा कर पाता था कि हमारे भी कोई होते थे माँ बाप, भाई हम कर लेंगे यार डिफेंस पे स्पेंडिंग, तू फ्री का पैसा बांटता रहे. यूरोप ने वही करा. अब यार फ्री का पैसा बांटना बंद कर नहीं सकते क्योंकि लोग रिवोल्ट कर देंगे. अब आपकी डिफेंस स्पेंडिंग हैज टू गो थ्रू द रूफ. तो यूएस इज सेइंग यार मैं क्यों करूं तुम्हारे लिए, मैं सिर्फ उनके लिए करूंगा जो मेरी मिलिट्री अम्ब्रेला में जाएंगे, और मैं उनको स्वैप लाइंस भी दूंगा. आप में दे आर वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट. I believe it will be Poland. I believe it will be South Korea. I believe it will be Japan. Okay, these 3 countries will be not Taiwan. part of Argentina. Not Taiwan. No. ताइवान छोड़ दिया उन्होंने. No, उन्होंने क्लियरली बोल भी दिया. मतलब ऐसा नहीं है कि you tomorrow President Xi can go and take Taiwan, but हमने जैसे लास्ट टाइम बात करी थी, यार मैं इतना दूर प्रोजेक्ट ही नहीं कर, मुझे 3 साल उसने अगर मैं आज बैठा हूँ यूएस में तो मैं चाइना से बोलूंगा मुझे 3 साल और दे दे, एरिजोना में पूरी फैक्ट्री आ जाने दे, मेरी फैब वैब सब लग जाने दे, उसके बाद ना मुझे जरूरत नहीं है, उसके बाद जो करना है करो तुमने. मैं क्या करूं, छोटे से आइलैंड का मैं अचार डालूंगा क्या, उसके बियॉन्ड क्या है उसमें, राइट. तो मैं क्यों करूं. तो मैं स्वैप लाइंस भी उन्हीं कंट्री को दूंगा, जैसे आपने अर्जेंटीना का स्वैप लाइन देखा होगा, वो शायद जापान को भी स्वैप लाइन दे देंगे. सो दे आर वेरी वेरी क्लियर नाउ. यूरोप में maybe they'll pick up more allies, maybe Italy or something, but it will not be. So NATO in its current form is over. सब अपना अपना देख लो. तो ये वर्ल्ड आपके सामने रप्चर हो रहा है, नया वर्ल्ड है, हमने अपने लाइफ टाइम में नहीं देखा है. हर 100 साल में एक बार होता है. हिस्ट्री पढ़ लो. 1940s में when UK was the power, तो जापान यूएस ने कुछ यूके को एक्सपोर्ट करा होगा और बोला होगा मैं पाउंड नहीं लूंगा, मुझे पाउंड नहीं चाहिए, आई डोंट बिलीव इन पाउंड. सेम थिंग इज हैपनिंग नाउ. नो, यूएस ने दिसंबर में काफी बड़ा गोल्ड एक्सपोर्ट करा है, उनका ट्रेड डेफिसिट नीचे आया है जस्ट बिकॉज $15 बिलियन का शायद उन्होंने गोल्ड एक्सपोर्ट करा. इट इज पॉसिबल चाइना ने बोला होगा यार रेयर अर्थ के बदले मेरे को नहीं चाहिए डॉलर, मेरे को गोल्ड है, मैं नहीं लूंगा. वरना यूएस क्यों करेगा गोल्ड. आप सोच सकते हो अगर ऐसा होना चालू हो जाए कि चाइना इंडिया को बोले अरे यार मैं तुझे रेयर अर्थ दे रहा हूं बट मुझे उसके बदले क्या देगा, तू दे क्या सकता है मुझे, डॉलर तो मुझे चाहिए नहीं, युआन तेरे पास है नहीं, देगा क्या तू मेरे को, गोल्ड देना पड़ेगा. यस. ये मेरे ख्याल से मैं तो सिर्फ नंबर्स देखता हूँ. मैं मान ही नहीं सकता कि $10-12 बिलियन का गोल्ड एक्सपोर्ट हुआ है यूएस से. अल्टीमेट डेस्टिनेशन इज चाइना.
अरे मेरे वर्ड्स नहीं, आप इसको गूगल कर सकते हो. देयर आर सम रियली स्मार्ट पीपल हु आर नाउ पुटिंग टू एंड टू टुगेदर. क्या हो रहा है? कुछ ऐसी चीज जो दुनिया ना एक्सपोर्ट कर पाए और वो आपको एक्सपोर्ट करे, वो बोलते मुझे उसके बदले तू देगा क्या? वो डॉलर जिसका हर 90 दिन में $1 ट्रिलियन का डेफिसिट ऊपर चला जाता है, जो मेरे को थ्रेटन करता रहता है रोज, मैं उसकी करेंसी रखूंगा अपने पास. इंडियन आरबीआई ने भी तो $6 बिलियन का कुछ यूएस ट्रेजरीज बेची, अभी अभी उसके बदले जस्ट गोल्ड लिया. हाँ, जो मेरे सुनने में आया, जो मुझे फ्रॉम रियली गुड सोर्सेज, दे आर थ्रेटनिंग इंडिया, डोंट सेल एनी मोर. सोच सकते हो, कभी सोचा है कभी सुना है एक यूएस एम्बेसडर आते हैं, नए एम्बेसडर आते हैं, सीधा आरबीआई गवर्नर से मिलने चले जाते हैं. एग्जैक्टली को भी सुना है क्या आपका? वो तो फोटो में उसने कुछ दिखा दिया एक्चुअली. आपको फोटो थोड़ी देखनी है, आपको तो टू एंड टू टुगेदर डालना है. आपको क्या जरूरत है आरबीआई गवर्नर के पास जाने की और डिजिटल करेंसीज बात करने की? सो यूएस की अपनी मिलिट्री अम्ब्रेला होगी, यूएस के अपने पार्टनर्स होंगे. दोस पार्टनर्स विल बी चोजन, दोस पार्टनर्स विल बी सबसर्विएंट ऑफ यूएस, जिनके पास कुछ होगा यूएस को देने के लिए. लाइक आज जापान के पास बहुत बड़ा कैपिटल सरप्लस है, जापान के पास इंडस्ट्रियल बेस है जो यूएस के पास नहीं है. तो यूएस के काफी सारी डिफेंस इक्विपमेंट अब चाइना में, जापान में बनना चालू हो गया है. साउथ कोरिया के पास मैसिव कैपिटल सरप्लस है व्हिच कैन बी इन्वेस्टेड इन दिस यूएस. अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली, इन सब के पास एग्री कमोडिटीज वगैरह. चिली के पास कॉपर है. क्यूबा हैज द लार्जेस्ट नोन रिजर्व्स ऑफ निकल ऑन प्लैनेट. क्यूबा. ट्रू. तो वो उसको चीज में मिलिट्री अम्ब्रेला देगा ना, जहां पर उसको भी फायदा है. उसको ही फायदा है. यस एग्जैक्टली. अदरवाइज तो उनको कुछ नहीं. अच्छा, इससे पहले कि हम अपने आरबीआई भी थोड़ा समझें, एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा ये है, जो ये एक बोर्ड ऑफ पीस बन रहा है, ये सिर्फ गाजा तक लिमिटेड रहेगा या इसको मैं एक समझूं कि एक क्वासी नेटो बना लिया आपने, फिर से एक नया गैंग बनाया? मैंने तो ध्यान भी नहीं दिया, कुछ चीजों पे तो समझ में नहीं आता मुझे क्यों हो रही हैं चीजें. Okay. मैं तो उस चीज पे ध्यान ही नहीं देता क्योंकि मेरे को तो समझ में नहीं आया हुआ क्या, फिर लोगों ने क्यों मना कर दिया, पहले किसने हाँ क्यों बोला, किसी ने मना क्यों कर दिया. and that club is paid. आप $1 बिलियन आई नो, $1 बिलियन मैंने सुना. देखो यार, दो जगह है, यूक्रेन हो जैसे गाजा हो, वहां पर भी इजराइल में जहां पर गाजा है उसके आसपास ना देयर आर लॉट ऑफ गुड नेचुरल गैस के, देयर आर सम रिजर्वॉयर्स जिसको आप डीप ड्रिल करके आप उसको गैस निकाल सकते हो. कुछ तो होगा, उसके पीछे फालतू का $1 बिलियन थोड़ी खर्च करेंगे ये लोग, ऐसे. है कि नहीं? एग्जैक्टली, प्रोटेक्शन मनी है. एनीवे, अब सर मुझे बताइए कि जो हमारा रिजर्व बैंक है, इंडिया का सेंट्रल बैंक, इसमें दो तीन चीजें मुझे डॉट बनाई. जैसे एक हमारी करेंसी लगातार वीक हो रही है, इन्होंने एक स्वैप बनाया है. मैं उससे पहले ना, सॉरी, मैं एक चीज दावोस पे ना मैंने एक चीज लिखी थी, मैं आपको बताना भूल गया. मैं एक चीज बोलना चाहता था. जी जी. आप कोई भी अगर दावोस के बारे में सुन रहा ना, तो ही शुड लिसन टू हा लीफंग स्पीच इन दावोस. हु इज हा लीफंग? He is possibly the successor of President Xi. Oh. Yes. So you should listen to his speech. His speech will make you sit कि उसने क्या बोल दिया. तो मैं भी उसके बारे में बोलूंगा नहीं, मैं सिर्फ इसलिए एक पॉइंट यहाँ डालना चाहता था कि you should start, क्योंकि इन्होंने काफी परचेस करे हैं ना प्रेसिडेंट जी ने कुछ दिनों में. He laughing HALIFENG is his name. I don't know how to pronounce. I'm sorry about that thing. But you should listen to him. Now, sorry, coming back to your question on RBI. Definitely, including me, everybody will listen today, क्योंकि मैंने भी नहीं सुनी वो, तो हम लोग ध्यान से सुनेंगे क्या है. तो अब आते हैं अपने इस पे. तो ये जो आरबीआई का पूरा मूव है, एक तो स्वैप बनाया उन्होंने कि एक फंड बनाया जिसमें लिक्विडिटी डाल रहे हैं, करेंसी वीक हो रही है, गोल्ड बेच के, गोल्ड लेके आ रहे हैं यूएस ट्रेजरी बेच के. मैं बिग पिक्चर ये समझना चाहता हूँ कि जो इन्होंने स्वैप बनाया 3 साल बाद तो 98 पे खुद ही कन्वर्ट कराएंगे उसको. So what is the policy? How they are going forward? मतलब ये मुझे समझाइए आप. डॉलर रखने का फायदा क्या है? अगर आप आज ऑयल, जैसे चाइना अपना सारा कमोडिटीज नॉन यूएसडी में लेता है, तो आरबीआई भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज अंडरस्टैंडिंग एग्जैक्टली व्हाट एवरीबॉडी इज सेइंग. क्या डॉलर रखने का फायदा क्या है? और दूसरा, दे शुड बी वेरी हैप्पी एक्चुअली कि यार अगर हमारी करेंसी टूट रही है बिकॉज ऑफ गोल्ड इंपोर्ट्स, देन व्हाट इज द प्रॉब्लम?
or do you want to smoothen a fall in the currency? That's what you want to do. इसे swap line वगैरह जो भी है, just to smoothen the fall in the currency, nothing more than that. और fiscal policy हम लोग expand नहीं कर सकते क्योंकि हमने अपना पैसा काफी सारी सब्सिडीज वगैरह में डाल दिया है. The onus lies on monetary policy in US and India. The onus lies on fiscal policy in Canada and NATO countries. And fiscal policy is much more important for equity returns than monetary policy. Just because US and India does not have any fiscal space left at this point of time. So monetary policy ke through, they are trying to pump prime the economy. And RBI is supporting that thing. And RBI is okay with currency falling due to gold imports. That's it. मैं उसके भी और नहीं सोचता. Okay, that's perfect. Swap lines वगैरह सब ये सब क्या टेक्निकल चीजें हैं. But I think they would be okay currency depreciating. जब तक 4% के ऊपर इन्फ्लेशन नहीं आती है ना, 4% तक इन्फ्लेशन मुझे नहीं दिखाई देती है, I think they will smoothen the fall of currency. There is nothing wrong with that. अरे यार करने दो ना, अच्छी बात है. What is the problem? Correct. और इनके मूव से लग भी रहा है कि वो कर रहे हैं उसको. आज मैंने कुछ देखा, PwC का कुछ सर्वे आया है. मैंने कुछ सर्वे डाल रहा था PwC का. वो बोलता है कि as per the global CEOs, okay? हाँ. So the United States and India have increased in popularity among global CEOs as destination for international investment. ये latest survey आया है. I think everybody should look at PwC 29 global CEO survey. US and India are actually the only two countries. देखो करेंसी अगर डेप्रिशिएट हो जाएगी ना, बहुत सारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ जाएगा और वो भी रियल इकोनॉमी में. आपको चाहिए नहीं है फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर. यूएस को भी सेम है. देखो यूएस में भी ना वाज अ सर्विस लेड इकोनॉमी. अब तो समझो आप क्या हो क्या रहा है. यूएस एंड इंडिया हैव बिकम अ सर्विस लेड इकोनॉमी. सर्विस लेड इकोनॉमी में ना कैपेक्स की जरूरत नहीं होती है. You do not require enough capital as much as you require in industry based economy. Yeah. इसलिए चाइना में पैसा इंडस्ट्री में चला गया और उनकी मार्केट में नहीं गया. चाइना ने इंडस्ट्री बोला कि हमने इंडस्ट्री बना ली है. अभी हमें इंडस्ट्री में पैसा नहीं चाहिए, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए हमें. तो उनका जो सरप्लस है वो इक्विटी में जा रहा है. करेक्ट. ऑन द अदर हैंड इंडिया एंड यूएस सेइंग यार हम तो मिस करके अबाउट हमें इंडस्ट्रियलाइज करना है. जैसे यार बोलते हैं ना इंडस्ट्रियलाइज करना है, आपको नया कैपेक्स करना है. तो जो पैसा सिस्टम में है ना, वो पैसा मार्केट के बदले रियल इकोनॉमी में चला जाता है. Creating jobs, making life better for the people rather than only the trillionaires or billionaires. क्योंकि देखो ना 3 महीने से यूएस मार्केट्स तो कहीं नहीं गई ऊपर. Microsoft, all these stocks have broken down, right? आपके नीचे. Yes. Right? Yes. What is doing well? Small caps is doing well in the US. All good. Russell is again and again new high. सन 2000 अगर आपको याद हो, सन 2000 में जब यूएस का टेक बबल बर्स्ट हुआ था, Right. लोगों को ये नहीं पता कि NYSE advanced decline line, मतलब the number of advances versus decliners was actually continued to make an all-time high. Money moved out of very few stocks and went into everything else which it did not participate. Same thing will happen in US and in India also. Money will move to real economy. So, but we make money out of financial markets. We don't make money out of real economy. That's why more money will be made in countries like China, Japan, Europe, Argentina than India and US. We were always a financialized economy, US and India. Only two in the world. That's why दोनों lock stock barrel से ही ऊपर जाती थी. अगर AI बबल हटा दो तो तब तक इंडिया और यूएस कंटिन्यू टू डू वेल सेम लेवल वे पे. क्योंकि दोनों सर्विस लेड इकोनॉमी, पैसे की जरूरत ही नहीं है तो इक्विटी मार्केट के मल्टीपल्स ऊपर चले जाया करते थे. अभी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है भाई, क्योंकि यू आर गोइंग फ्रॉम फाइनेंशियल मार्केट्स टू रियल इकोनॉमी. मनी विल मूव टू रियल इकोनॉमी. एक्चुअली बहुत ध्यान से अगर इस पॉडकास्ट को सुनेगा ना
तो उसको 2-3 बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट आइडियाज मिल रहे हैं विदाउट सेइंग, इफ यू अंडरस्टैंड कि आपके पास एक बहुत अच्छा टूल इसमें आता जा रहा है। सो सर ये वाला हो गया। एक क्वेश्चन और है, कमोडिटीज की हम लोगों ने बात की, तो मैं थोड़ा ऑयल पे समझना चाह रहा था कि वेनेजुएला हो गया, अब ईरान के ऊपर ही बादल मंडराते रहते, पता नहीं होगा नहीं होगा क्या होगा, लेकिन बिल्डअप तो कर रहे हैं, मिलिट्री बिल्डअप तो हो रहा है उसके ईरान के आसपास, बट क्रूड इज नॉट रिएक्टिंग इन द वे इट शुड, और ये ओनली कमोडिटी है जो अंडर परफॉर्म कर रही काफी लंबे समय से। सो व्हाट इज योर आउटलुक ऑन क्रूड? देखिए, मैं तो अक्टूबर में ही वी स्टार्टेड एडिंग क्रूड एंड नेचुरल गैस टू आवर पोर्टफोलियो। नाउ ऑयल कंपनीज आर पुटिंग अ न्यू ऑल टाइम हाई. Putting a new all time high. Natural gas has moved up by 80% in the last 2 weeks. But natural gas is because of weather also. मैं इस चीज से जवाब दूंगा कि मेरे ख्याल से यूएस का शेल रेवोल्यूशन इज कमिंग टू एन एंड, जो मैंने पहले भी बात करी थी। काफी शेल में क्या है कि उनको काफी ज्यादा पानी इंजेक्ट करना पड़ रहा है, काफी पानी और केमिकल इंजेक्ट करने से ना काफी अर्थक्वेक्स आने चालू हो गए हैं वहां पर। मतलब शुरू में नहीं आते थे, अभी जो एसेट्स बची हैं वो बहुत लोअर लेवल वाली एसेट्स बची हैं। टू स्क्वीज आउट द सेम अमाउंट ऑफ ऑयल यू आर पुटिंग मोर अमाउंट ऑफ वाटर, सो आई थिंक दे अंडरस्टूड दिस थिंग, सो दैट्स व्हाई दे आर गोइंग कि हमें दूसरी जगह जाकर ऑयल एसेट्स लेनी है। सेकेंडली, ऑयल सर्विसेज ETF is also putting a new all-time high. 52 week high. तो या तो आप देख लो यार ये ऊपर नहीं गया या नीचे नहीं गया, या फिर देखो कि मार्केट इज सेइंग कि यार देयर इज समथिंग एल्स हैपनिंग ओवर हियर, वेयर दिस टाइम लाइक गोल्ड सिल्वर मूव्स फर्स्ट, माइनर्स मूव्स सेकंड। ऑयल में दिस टाइम वेरी इंटरेस्टिंग हैपनिंग, oil companies, oil services companies are moving first and oil is still there. For me this is a very good reason or caution कि यार हो सकता है there is something else happening over here. Okay, maybe shale revolution is coming out much collapsing much faster. All these things are narrative. narrative कैसे built up होता है वो आपको पता चल जाएगा। देखिए वेनेजुएला के बाद $35 का ऑयल हो जाना चाहिए था, एग्जैक्टली क्या नहीं हुआ, क्योंकि 12 से 15 महीने लगते हैं इन सब चीजों में आने में। इनफैक्ट कुछ लोग तो बोले 10 साल लगेंगे क्योंकि टेरेन इतना खराब है, गुरिल्लाज है वहां पर, आप तो ऑयल एक्सपोर्ट ही नहीं कर सकते, तो बहुत सारी चीजें हैं। अगर इतना सारा ऑयल फ्लोट कर रहा है दुनिया में टैंकर्स पे, तो ऑयल अभी तक $25-30 क्यों नहीं हुआ? क्यों सबसे अच्छी न्यूज आने के बाद भी ऑयल यहां पर खड़ा हुआ है? ओके, आई बिलीव oil is putting a good long-term bottom over here. Oil is putting a bottom, and gold oil ratio is stabilizing. That means going forward, it is possible oil could outperform gold from here. कितना मुझे नहीं पता, इसलिए मैं इंडिया पे कोई क्वेश्चन पूछता ना यार, आर यू बुलिश? मैंने कहा हाँ यार, आई एम बुलिश, बट माय ओनली caution is oil prices. Because India is such a country where 85 to 90% of your oil needs are met through imports. And government का fiscal जो बना है वो because oil पे taxes की वजह से बना, oil prices तो नीचे रह गए, हमने taxes दिए which they could spend on लाडली बहन योजना and other places. अगर oil prices ऊपर चले गए तो अभी नहीं inflation आ जाएगी वापस, या government का fiscal deficit will go up, which I am not happy with that. So इसलिए मैं oil पे थोड़ा caution आ रहा है मेरा कि यार it is putting a good long-term bottom over here in my view. इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, लोगों ने शायद मिस किया होगा कि वेनेजुएला की घटना के बाद से वो $6 ऊपर है। और ऑयल सर्विसेज कंपनीज ऊपर गई है, मुझे समझ में आता है क्योंकि देखो वहां पर ड्रिलिंग वगैरह एक्टिविटी बढ़ेगी। एक्सॉन इज पुटिंग अ न्यू हाई, समथिंग इज हैपनिंग। सो आई इंडिया का ONGC $1 नीचे नहीं गया। वो तो छोटा सा ऑयल प्रोड्यूसर है, कुछ फर्क नहीं पड़ा उसको। $59 पे क्रूड गया तब भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं मानता हूँ इट्स अ गुड लॉन्ग टर्म बाय। ऐसा नहीं है कि फॉसिल फ्यूल खत्म हो जाने वाले हैं लाइफ के अंदर, इतना आसान नहीं होता है। और देन द वर्ल्ड इज नाउ मूविंग अवे फ्रॉम दैट विंड एंड सोलर, क्योंकि ग्रिड पे कनेक्टिविटी नहीं आ रही है उसकी। एनर्जी तो आप प्रोड्यूस कर रहे हो बट आपके पास ग्रिड में कनेक्टिविटी नहीं है, ट्रांसमिशन लाइन नहीं है, ट्रांसफार्मर्स नहीं है आपके पास। ट्रू।
सो हम लोगों ने क्या क्या समझा, गोल्ड, सिल्वर, जापान, डावोस, यूएस, क्रूड, काफी कुछ समझी और बहुत क्लैरिटी के साथ सारी चीजें रखी गई हैं। इसको रोक रोक के सुनिएगा क्योंकि बहुत सारी चीजें जो आपको समझनी है वो हम एकदम मतलब स्पून फीडिंग नहीं कर सकते, यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। तो उससे आपको वर्ल्ड व्यू बहुत ही क्लियर हो जाएगा कमोडिटीज में और ग्लोबल मैक्रो पिक्चर्स में। तो आई होप कि इससे बहुत फायदा हुआ होगा लोगों का। अब नेक्स्ट मूव कोई बड़ा ऐसा होगा, कोई बड़ी घटना होगी तो फिर मैं रितेश जी के पास जाऊंगा कि अब फिर आइए, क्योंकि हम लोग एक ट्रिगर का इंतजार करते हैं, क्योंकि बात नहीं करने के लिए एक ट्रिगर चाहिए होता है। तो नेक्स्ट ट्रिगर देखते हैं। अब चूंकि बहुत जल्दी जल्दी आते हैं सर आपके बोलने के बाद तो गॉड्स फॉरबिड कि बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो लेट्स सी कब आता है, तो हम लोग फिर से बात करेंगे। तो सर थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। आई होप कि लोगों को इससे काफी फायदा हो रहा होगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये शो आपको रितेश सर के चैनल पे भी देखने को मिलेगा, वहां पे भी आप देख सकते हो, उसको सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू नीरज, गुड नाइट, बाय।